Hello everyone, I'm Swati and today we are going to discuss Renaissance जिसे पुनर्जागरण भी कहते हैं and Reformation जिसे धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो रेनेसेंस की शुरुआत इटली से होती है, 14th सेंचुरी में होती है। हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या ग्राउंड्स बनते हैं, क्या कारण बनते हैं कि इसकी शुरुआत इटली से होती है। इससे पहले तक का जो यूरोप है वो डार्क एजेस है। डार्क एजेस से हमारा मतलब है फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी की प्रेवलेंस है एंड ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द चर्चेस एंड द पोप। जो चर्च ने कह दिया, पोप ने कह दिया, वही मान लेते थे लोग। जो थे लोग अपना मतलब रैशनल टेम्परामेंट नहीं था उनका, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। इसके अलावा डॉगमास थे, सुपरस्टिशियस था, मिस्टिसिज्म था। लेकिन रेनेसेंस से हम देखेंगे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है, एम्पेरिसिज्म, ह्यूमैनिसिज्म, इंडिविजुअलिज्म की शुरुआत होती है यहाँ से। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कारण बनते हैं कि इसकी रेनेसेंस के ग्राउंड्स क्या रहते हैं, कैसे शुरुआत होती है, देन इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, देन सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो आज वेरियस एस्पेक्ट हम ये डील करने वाले हैं। रेनेसेंस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है रिवाइवल या रीबर्थ। इस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी रेनेसेंस की जब से शुरुआत होती है, तो वो टेम्पोरल वर्ल्ड को दी जाने लगी थी। टेम्पोरल वर्ल्ड से मतलब है कि हाँ, जो हमारी अर्थली लाइफ है इस पे फोकस करना, प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करना, जॉयज़ एंड सॉरोज़ जो अर्थली है उनको उनको डिस्कस करना। ह्यूमैनिज़्म जो था उसका डेवलपमेंट होने लगा था। ह्यूमैनिज़्म से मतलब है इस जो वर्ल्ड है उसमें इंटरेस्ट लेना, प्रोग्रेस जो ह्यूमंस की है उस पर फोकस करना एज अपोज टू जस्ट फोकसिंग ऑन रिलीजन। ह्यूमंस का ग्लोरिफिकेशन करना और डिफेंड करना जो भी अर्थली डिज़ायर्स हैं उनको उनको डिफेंड करना। मैन राइट ऑफ प्लेजर, सेटिस्फैक्शन ऑफ अर्थली डिज़ायर्स, उन पे फोकस रखना। रैशनैलिटी पे फोकस आने लगा था, कॉज एंड इफ़ेक्ट देखना चीज़ों में। कोई भी चीज़ है उसे ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट बेसिस पे स्वीकार करना। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का आना, देन नेचर ब्यूटी एप्रिसिएट करना एंड ऑब्जर्व करना, देन एक्सपेरिमेंट कॉज इफेक्ट रिलेशंस पे फोकस आने लगा था। एक बार से रीड करें तो रेनेसेंस का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ रिवाइवल एंड रीबर्थ। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी फेथ इन टेम्पोरल वर्ल्ड रिलेटिंग टू अर्थली लाइफ, कंसर्न विद प्रेजेंट लाइफ, अर्थली जॉयज एंड सॉरोज, development of humanism, interest in this world, progress of human as opposed to religion, glorification of humans, defended men right of pleasure, satisfaction of earthly desire, spirit of inquiry, appreciation of nature's beauty, observation, experiment, cause and effect relations. रेनेसा का जो टाइम पीरियड है वो 14 to 16 सेंचुरी, पर्टिकुलरली फ्रॉम 1350 to 1550 है। रेनेसा का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये एक इंटेलेक्चुअल लिबरल कल्चरल मूवमेंट था जहाँ पे कि एंड क्रिटिकल एज वेल एज इन्वेंटिव टेंडेंसी आने लगी थी जहाँ पे कि, तो ये क्या, इट वाज एन इंटेलेक्चुअल लिबरल कल्चरल मूवमेंट एंड क्रिटिकल एज वेल एज इन्वेंटिव टेंडेंसी वर कमिंग टू द फोर। इस समय में जो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं वो क्या क्या थे। डिक्लाइन होता है फ्यूडलिज्म में। अब फ्यूडलिज्म से क्या समझते हैं, फ्यूडलिज्म ही होता था कि एक ओनर होता था लैंड का, वो अपनी ज़मीन दूसरों में बांट देता था, बाकी लोग उस पर जो थे, बाकी लोगों का एक काम होता था, उनको लैंड मिल जाती थी, जो जिन्हें लैंड दी जाती थी वो वैसाल्स या सर्फ कहलाते थे, वो इसे फार्म्ड करते थे। और लैंड गिवन जो उनको दी जाती थी इसके बदले में जब भी जो लैंडलॉर्ड होता था वो उसके लिए फाउट किया करते थे और ये उनको इन रिटर्न करना होता था। तो इस वक्त, इससे पहले कि यूरोप जो है फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, फ्यूडलिज्म था उस वक्त, लेकिन रेनेसेंस आने के बाद फ्यूडलिज्म का एंड होने लगता है। इसके अलावा यहाँ नेशन स्टेट, राइज ऑफ नेशन स्टेट होने लगता है। राइज ऑफ नेशन स्टेट से आप क्या समझते हैं? नेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए, नेशन दैट इज़, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म ऑल्सो, लेट्स एलेबरेट दैट। नेशन और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है? नेशन तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड जोग्राफिकल टेरिटरी। एक समूह लोगों का, एक ग्रुप ऑफ पीपल, समूह लोगों का जिसका कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन हिस्ट्री है, कल्चर है और जोग्राफिकल टेरिटरी है। वहीं जो स्टेट होता है उसमें क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पीपल कैरेक्टराइज बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ, दैट इज़ ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। नेशन में भी ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ पे स्टेट में एसोसिएशन ऑफ पीपल दैट इज़ करेक्ट, लेकिन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे यहाँ पे। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से मतलब है गवर्नमेंट का होना, लॉज का होना, परमानेंट टेरिटोरियल बाउंड्रीज और सोवरेनिटी का होना। तो व्हेन इट बिकम, जब यहाँ पे नेशन के साथ ये जो फॉर्मल
जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जुड़ जाता है तो वो स्टेट बन जाता है। स्टेट कहलाने के लिए 4 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो यहाँ से हम देखते हैं, शुरुआत होती है, राइज होता है नेशन स्टेट का। मतलब कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कॉमन नेशनल आइडेंटिटी होती है। इसके साथ ही यहाँ पे डिस्कवरी होने लगती है, नए नए सी रूट्स ढूंढते हैं लोग, नए सी रूट्स मिलते हैं, व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ने से बड़े बड़े शहर बनते हैं। इस तरीके से मॉडर्न नेशंस इन सब का राइज होने लगता है। इसके साथ ही प्राइमरी कैपिटलिज्म का भी इंट्रोडक्शन होता है। प्राइमरी कैपिटलिज्म से मतलब है कि प्राइवेट ओनरशिप का होना, फैक्टर्स ऑफ प्राइवेट ओनरशिप होना। इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, से गुड्स, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि कंट्रोल एंड रेगुलेट किए जा रहे हैं प्राइवेट बिजनेसमैन्स के द्वारा। ये सारे चेंजेस रेनेसेंस में देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे क्या कारण थे रेनेसेंस की शुरुआत के। तो सबसे पहला जो कॉज था यहाँ पे वो था क्रूसेड्स। क्रूसेड से मतलब है मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए जा रहे थे यूरोप में, होली लैंड्स को रिकवर करने के लिए। सो दिस यूरोप के तो जब इनकी एक्सपीडिशंस हो रहे थे, दूसरी टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो उस रिकवर करने के प्रोसेस में दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। मतलब जो ईस्टर्न पीपल हैं उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, एनलाइटेंड पीपल ऑफ ईस्ट से ये कॉन्टैक्ट में आने लगते हैं। क्रूसेड्स की वजह से वॉयजेस बढ़ने लगती है, मतलब सी रूट्स डिस्कवरी बढ़ती है, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी बढ़ रही है। तो दे मेट विद स्ट्रेंज पीपल से मिलते हैं और नए नए आइडियाज़ स्प्राउट होने लगते हैं। और इसी की वजह से जब ये लोग क्रूसेड कर रहे हैं तो दे केम टू द नॉलेज, इनको नॉलेज प्राप्त होने, क्योंकि दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट में आए हैं तो उनकी नॉलेज इन्हें मिलने लगी है। तो यहाँ पे दे केम टू नो अबाउट द अरेबिक न्यूमरल्स, एल्जेब्रा एंड एरिस्टोटल की साइंटिफिक बुक्स जो थी वो अब वेस्टर्न यूरोप इस तरीके से पहुँचती है। तो ये सारी नॉलेज जो थी ईस्ट की वो वेस्टर्न यूरोप पहुँचने लगती है। दूसरा कारण जो रेनेसेंस का था वो था कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी का होना। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी से मतलब है कि यूरोप इस वक्त जो था, यूरोपियन बिजनेसमैन केम टू नो अबाउट द आइडियाज़ एंड प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स व्हेन दे ट्रेवल अक्रॉस मैनी कंट्रीज इन कनेक्शन विद द बिजनेस। रेनेसा का जो टाइम पीरियड है वो 14 to 16 सेंचुरी, पर्टिकुलरली फ्रॉम 1350 to 1550 है। रेनेसा का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये एक इंटेलेक्चुअल लिबरल कल्चरल मूवमेंट था जहाँ पे कि एंड क्रिटिकल एज वेल एज इन्वेंटिव टेंडेंसी आने लगी थी जहाँ पे की। तो ये क्या, इट वाज एन इंटेलेक्चुअल लिबरल कल्चरल मूवमेंट एंड क्रिटिकल एज वेल एज इन्वेंटिव टेंडेंसी वर कमिंग टू द फोर। इस समय में जो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं वो क्या क्या थे। डिक्लाइन होता है फ्यूडलिज्म में। अब फ्यूडलिज्म से क्या समझते हैं, फ्यूडलिज्म ही होता था कि एक ओनर होता था लैंड का, वो अपनी ज़मीन दूसरों में बांट देता था, बाकी लोग उस पर जो थे, बाकी लोगों का ये काम होता था, उनको लैंड मिल जाती थी, जो जिन्हें लैंड दी जाती थी वो वैसाल्स या सर्फ कहलाते थे, वो इसे फार्म्ड करते थे। और लैंड गिवन जो उनको दी जाती थी, इसके बदले में जब भी जो लैंडलॉर्ड होता था वो उसके लिए फाउट किया करते थे और ये उनको इन रिटर्न करना होता था। तो इस वक्त, इससे पहले कि यूरोप जो है फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, फ्यूडलिज्म था उस वक्त, लेकिन रेनेसेंस आने के बाद फ्यूडलिज्म का एंड होने लगता है। इसके अलावा यहाँ नेशन स्टेट, राइज ऑफ नेशन स्टेट होने लगता है। राइज ऑफ नेशन स्टेट से आप क्या समझते हैं? नेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए, नेशन दैट इज़, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म ऑल्सो, लेट्स एलेबरेट दैट। नेशन और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है? नेशन तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड जोग्राफिकल टेरिटरी। एक समूह लोगों का, एक ग्रुप ऑफ पीपल, समूह लोगों का जिसका कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन हिस्ट्री है, कल्चर है और जोग्राफिकल टेरिटरी है। वहीं जो स्टेट होता है उसमें क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पीपल कैरेक्टराइज बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ, दैट इज़ ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। नेशन में भी ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ पे स्टेट में एसोसिएशन ऑफ पीपल दैट इज़ करेक्ट, लेकिन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे यहाँ पे। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से मतलब है गवर्नमेंट का होना, लॉज का होना, परमानेंट टेरिटोरियल बाउंड्रीज और सोवरेनिटी का होना। तो व्हेन इट बिकम, जब यहाँ पे नेशन के साथ ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जुड़ जाता है तो वो स्टेट बन जाता है। स्टेट कहलाने के लिए 4 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो यहाँ से हम देखते हैं, शुरुआत होती है, राइज होता है नेशन स्टेट का।
मतलब कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कॉमन नेशनल आइडेंटिटी होती है। इसके साथ ही यहाँ पे डिस्कवरी होने लगती है, नए नए सी रूट्स ढूंढते हैं लोग, नए सी रूट्स मिलते हैं, व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ने से बड़े बड़े शहर बनते हैं। इस तरीके से मॉडर्न नेशंस इन सब का राइज होने लगता है। इसके साथ ही प्राइमरी कैपिटलिज्म का भी इंट्रोडक्शन होता है। प्राइमरी कैपिटलिज्म से मतलब है कि प्राइवेट ओनरशिप का होना, फैक्टर्स ऑफ प्राइवेट ओनरशिप होना, इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं से गुड्स, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि कंट्रोल एंड रेगुलेट किए जा रहे हैं प्राइवेट बिजनेसमैन्स के द्वारा। ये सारे चेंजेस रेनेसेंस में देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे क्या कारण थे रेनेसेंस की शुरुआत के। तो सबसे पहला जो कॉज था यहाँ पे वो था क्रूसेड्स। क्रूसेड से मतलब है मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए जा रहे थे यूरोप में होली लैंड्स को रिकवर करने के लिए। सो दिस यूरोप के तो जब इनकी एक्सपीडिशंस हो रहे थे, दूसरी टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो उस रिकवर करने के प्रोसेस में दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। मतलब जो ईस्टर्न पीपल हैं उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, एनलाइटेंड पीपल ऑफ ईस्ट से ये कॉन्टैक्ट में आने लगते हैं। क्रूसेड्स की वजह से वॉयजेस बढ़ने लगती हैं, मतलब सी रूट्स डिस्कवरी बढ़ती है, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी बढ़ रही है। तो दे मेट विद स्ट्रेंज पीपल से मिलते हैं और नए नए आइडियाज़ स्प्राउट होने लगते हैं। और इसी की वजह से जब ये लोग क्रूसेड कर रहे हैं तो दे केम टू द नॉलेज, इनको नॉलेज प्राप्त होने, क्योंकि दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट में आए हैं तो उनकी नॉलेज इन्हें मिलने लगी है। तो यहाँ पे दे केम टू नो अबाउट द अरेबिक न्यूमरल्स, एल्जेब्रा एंड एरिस्टोटल की साइंटिफिक बुक्स जो थी वो अब वेस्टर्न यूरोप इस तरीके से पहुँचती है। तो ये सारी नॉलेज जो थी ईस्ट की वो वेस्टर्न यूरोप पहुँचने लगती है। दूसरा कारण जो रेनेसेंस का था वो था कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी का होना। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी से मतलब है कि यूरोप इस वक्त जो था, यूरोपियन बिजनेसमैन केम टू नो अबाउट द आइडियाज़ एंड प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स व्हेन दे ट्रेवल अक्रॉस मैनी कंट्रीज इन कनेक्शन विद द बिजनेस। दूसरा कारण जो बनता है वो कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी वजह बनती है रेनेसेंस के होने की यूरोप में। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी इस तरीके से कि नए नए सी रूट्स ढूंढे जा रहे थे, वॉयजेस की जा रही थी, तो इस तरीके से नई जगहों का पता चलता है। फिर इस तरीके से बिज़नेस, ट्रेड वगैरह बढ़ने लगता है। यूरोपियंस दूसरे देशों में व्यापार के संदर्भ में जाया करते थे और इस तरीके से जब वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनके प्रोग्रेसिव आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये जो व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ने के साथ ही जैसे डेवलपमेंट बिजनेस का होता है तो बड़े बड़े शहर बनने लगते हैं, जैसे कि वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस। ये जो बड़े बड़े शहर बनते हैं ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर्स थे, तो यहाँ पे टूरिस्ट भी आया करते थे। देन अगेन यहाँ पे लोगों के आने जाने की वजह से यहाँ पे दे केम टू नो दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ यहाँ पे होता है, क्योंकि बाकी लोग भी यहाँ आ रहे हैं, बड़े शहर में तब्दील हो चुके हैं ये। तो लोगों के आने आवाजाही की वजह से ये लोग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के सेंटर बनते हैं। बिज़नेस जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेल्थ बढ़ेगी, जहाँ जहाँ व्यापार बढ़ेगा वहाँ वहाँ वेल्थ बढ़ेगी। तो वेल्थ बढ़ने के साथ ही डिज़ायर फॉर लर्निंग बढ़ने लगती है। बिग बिजनेसमैन जो होते हैं ये लोग शरण देते हैं आर्ट को और जो स्कॉलर्स होते हैं उनको। देन बिजनेस क्लास क्रिटिसाइज़ करने लगती है चर्चेस को और उनकी इम्पोर्टेंट और उनका हस्तक्षेप पॉलिटिकल मैटर्स में, पर्सनल मैटर्स में कम करना चाहते होते हैं। तो ये बिज़नेस क्लास जो होती है चर्चेस को अपोज करने लगती है। ये सिमिलर हमने तब भी देखा था इंडियन कंटेक्स्ट में कि बिज़नेस क्लास ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी और उनका इंटरवेंशन पर्सनल लाइफ में ख़त्म करना चाहते होते हैं। सेम वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट कॉज जो रिनेसेंस का था वो था पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस। अब इस वक्त यूरोपियंस जो थे वो अरब के कॉन्टैक्ट में आए तो उनसे उन्होंने पेपर मेकिंग आर्ट सीखी थी। इसके अलावा जॉन, इस वक्त साइंटिफिक टेम्परामेंट चल रहा है, तो जॉन गुटेनबर्ग जो थे इन्होंने जर्मनी में इन्वेंट की थी टाइप मशीन। इनकी वजह से पेपर के आविष्कार जो पता चल गया था यूरोपियंस को और ये टाइपिंग मशीन के आ जाने से अब बड़े पैमाने पे बुक्स छपना शुरू हुई थी और उनकी जो प्राइसेस थी वो कम डाउन हो जाती हैं, वो चीपर हो जाती हैं, तो वो मासेस की असेस में आ जाती हैं। अब मतलब उन्हें लोग अफोर्ड कर सकते थे एंड मासेस तक जो नॉलेज थी वो पहुंच रही थी।
इस डिसैमिनेशन ऑफ नॉलेज से क्या होता है, जो डिसैमिनेशन ऑफ नॉलेज बुक्स के थ्रू हो रहा था उससे सुपरस्टिशियस और ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस वीकेन होने लगती हैं। नेक्स्ट कॉज जो था वो था कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल बाय द टर्क्स के द्वारा। कॉन्स्टेंटिनोपोल को कैप्चर करते हैं टर्क्स। तो 1453 में टर्क्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो कि कैपिटल होता है ईस्ट रोमन एम्पायर का, उसको कैप्चर किया। और इस रोमन एम्पायर के फेल होने के साथ ही जो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ द ग्रीक स्कॉलर, फिलोसोफर और आर्टिस्ट थे वो माइग्रेट करने लगते हैं वेस्टर्न यूरोप की तरफ। जैसे ये एम्पायर, रोमन एम्पायर फॉल होता है तो वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की तरफ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में। और अपने साथ साथ ये इंटेलेक्चुअल्स जो है वहाँ की जो साइंस होती है एंशियंट रोमन ग्रीस की, अपने साथ साथ वेस्टर्न यूरोप तक ले जाते हैं। नेक्स्ट कॉज जो है वो राइज ऑफ मंगोलियन एम्पायर है। Mongolian state council was graced by cardinals of Pope, Buddhist monk, mathematician, astrologer. So East and West came in contact and exchange of views and learning happens. Now next is why did Renaissance begin in Italy? इटली में ही इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्या ग्राउंड्स बनते हैं, क्या कारण बनते हैं कि इसकी शुरुआत इटली से ही होती है? इटली में ही रेनेसेंस की शुरुआत के कारण बनते हैं कि पहली चीज़ तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो होता है वो काफ़ी लिबरल और फ्री थिंकिंग का होता है। तो जो सीड्स होते हैं रेनेसेंस के वहाँ पे इजीली स्प्राउट हो पाते हैं। दूसरी वजह बनती है कि इट एक बड़ा कमर्शियल सेंटर था। वहाँ पे अरब्स अपने प्रोडक्ट्स को लेके सोल्ड करने के लिए आया करते थे और वहाँ से फिर रेस्ट ऑफ द यूरोप में सेंड किया जाता था जो भी बिजनेस क्लास थी अपने प्रोडक्ट्स लेके जो आती थी। तो इटली वॉज ए कमर्शियल सेंटर होता है। अरब ट्रेडर गुड्स वहाँ लेके आते हैं और वहाँ से इटली के बाद रेस्ट ऑफ द यूरोप में वो सेंड किए जाते थे। तो इन कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था इटली। तो बड़े शहर बनने लगे तो जो कि जिन्होंने बैकड्रॉप प्रोवाइड की रेनेसेंस को। फिर बड़े शहर बने तो वहाँ पे म्यूज़ियम्स बने, वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज, थिएटर्स बनने लगे। तो जो बर्शियम बिजनेस मिडिल क्लास थी वो एमर्ज आउट होती है इस प्रॉस्पेरिटी से, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ब्रेकिंग द कन्वेंशंस, इन क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, इन क्वेश्चनिंग द इंटरफेरेंस ऑफ द चर्च इन द पॉलिटिकल मैटर्स, इन द पर्सनल लाइफ ऑफ द पीपल। देन बिजनेस क्लास जो होती है वो शरण देती है स्कॉलर्स को, वो पैटर्नाइज करती है स्कॉलर्स को, लिटरेरी पर्सनस को। Italy was a birthplace of ancient Roman civilization, so many monuments of ancient Rome civilization reminded people of grandeur. Some pope brought great scholar to Rome and got the Greek manuscript translated into Latin language. Next, ग्रोथ बिजनेस की होने की वजह से नए ट्रेंड आने लगते हैं एजुकेशन में, जिनका जो एजुकेशन था अब नाउ फोकसिंग ऑन द वोकेशनल एंड जोग्राफिकल नॉलेज। एंड व्हेन टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल, तो बहुत सारे फ्यूगेटिव्स जो वहाँ से माइग्रेट करके इटली में आते हैं, तो उनके फ्यूगेटिव में जो थे वो आर्टिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, बिजनेसमैन, वो शेल्टर लेने लगते हैं इटली में। तो इस तरीके से इटली में शुरुआत होती है रेनेसेंस की। ना कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे रेनेसेंस के? तो यहाँ से शुरुआत होती है लॉजिकल रैशनल थिंकिंग की। अब लोग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे, मतलब उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट में देखने लगे थे। इससे पहले का जो यूरोप था वहाँ पे सुपरस्टिशन था, मिस्टिसिज्म था, डॉगमास थे, लोग क्वेश्चन नहीं किया करते थे कुछ भी। ह्यूमैनिज्म नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था रेनेसेंस का। ह्यूमैनिज्म मतलब जो ह्यूमन लाइफ है उसमें इंटरेस्ट लेना, उसको ह्यूमन लाइफ को कैसे मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है, वहाँ कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ हो सकती है, इस पे फोकस करना। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ को एक्सेप्ट करना, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करना। एंड इन मॉडर्न पीरियड पेट्रैर्क जो थे वो सपोज माने जाते हैं ह्यूमैनिज्म के ओरिजिनेटर। ये जो पेट्रैर्क थे फादर भी हैं इटालियन रेनेसेंस लिटरेचर के। एम्पेरिसिज्म पे जोर था। ह्यूमैनिज्म के बाद जो जोर दिया गया एम्पेरिसिज्म का मतलब होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करना और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टेस्ट करना। सिर्फ यूं ही नहीं स्वीकार लेना किसी के कहने पे, हम क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी हमें वैलिडिटी नज़र आ रही है इसलिए हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो रिलाइंग ऑन एक्सपेरिमेंट फॉर वैलिडिटी ऑफ थाट्स, ये होता है एम्पेरिसिज्म। नेक्स्ट इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक था। इंडिविजुअलिज्म से मतलब है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, प्राइड इन सेल्फ सेटिस्फैक्शन।
यहाँ पे टेम्पोरल आउटलुक आता है। टेम्पोरल मतलब जो हम ये जो हमारा वर्ल्ड है इससे हम रिलेटेड बात करें, इस इधर जो है उन चीज़ों को डिस्कस करना, ना कि जो इस तरह के थॉट प्रोसेस है लाइफ आफ्टर डेथ, इन सब पे फोकस करते रह जाना। रिफॉर्मेशन रिलीजन के अंदर आ रहा था, इधर ये कैरेक्टरिस्टिक होता है रेनेसेंस टाइम पीरियड का, और मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक का होना। अब रेनेसेंस का इम्पैक्ट देखते हैं ओवर द वेरियस डोमेन्स। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स में देखते हैं। दांते करके हुए पर्सन, उन्होंने अपनी बुक द मोनार्क, उनकी फेमस बुक है, उसमें कहा सोवरेन शुड बी सुप्रीम इन नॉन रिलीजियस मैटर्स। देन माइकेवेली ने लिखे हैं द प्रिंस, जहाँ पे उन्होंने माना हिज थिंकिंग वाज अबव रिलीजन। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन आर्ट। तो आर्ट जो थी इस एरा की, उसमें एक हार्मनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई बिटवीन द लाइफ एंड नेचर। ह्यूमैनिटी को प्रोमिनेंस दिया गया। इस वक्त के जो फेमस पेंटर्स हुए वो हैं लियोनार्डो डा विंसी, माइकल एंजेलो। ग्रेटेस्ट पेंटिंग जो इनकी है वो है द लास्ट जजमेंट एंड रफेल। ये फेमस पेंटर्स हैं इस एरा के। आर्किटेक्चर में देखें तो न्यू स्टाइल बॉर्न हो रहा था, जिसमें कि ब्लेंड था वेरियस लाइक ग्रीक भी थी, रोमन, अरेबियन, इन सब का मिक्स करके एक ब्लेंड हो रहा था एंड न्यू स्टाइल बॉर्न हुआ था इन सब से। देन स्टाइल में आर्चेस, क्यूपल्स एंड कॉलम्स प्रोमिनेंट बनने लगे थे, राउंड आर्चेस बिल्ड किए जा रहे थे। ल्यूब्रा पैलेस इन पेरिस एंड सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंदन, एस्कोरियल पैलेस इन स्पेन, मैचलेस मॉन्यूमेंट है ऑफ रेनेसेंस आर्किटेक्चर के। देन नेक्स्ट, स्कल्पचर्स। लोरेंजो गिबर्टी, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो, ये ग्रेटेस्ट स्कल्पचर्स हुए हैं इस टाइम पीरियड के। लिटरेचर देखें तो थॉमस मुरे ने यूटोपियन लिखी थी, काफ़ी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट बुक है। कैल्विन ने लिखे थे कैल्विन द्वारा लिखी गई थी इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। क्रैमर, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। इम्पैक्ट ऑन साइंस क्या रहता है, तो न्यूटन ने दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओइंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एवरीथिंग फॉलिंग ऑन द अर्थ, ये उन्होंने दिया था लॉ। कॉपरनिकस ने कहा था अर्थ इज अ प्लैनेट एंड रोटेट्स अराउंड द सन, ही डिड्यूस इट बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। कॉपरनिकस रोट कंसर्निंग, कॉपरनिकस ने जो लिखी है किताब, दैट वाज कंसर्निंग ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज़। John Kepler justified theory of Copernicus on the basis of mathematical proofs. Descartes was a French mathematician थे और philosopher थे and was the first person to make use of algebra in geometry. सबसे पहले इन्होंने algebra का इस्तेमाल किया geometry में. Galileo contributed towards physics. Then significance क्या रहता है Renaissance का, तो यहाँ से advent होता है reason and scientific outlook आता है, साइंटिफिक इन्वेंशंस होने लगते हैं, डिस्कवरीज होती हैं। ग्रोथ, आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, सब में ग्रोथ होने लगती है। ग्रोथ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी होती है, वर्नाकुलर लिटरेचर में भी होती है। स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो होता है प्रमोट होने लगता है एंड पे द वे फॉर द नेशन स्टेट बनने लगते हैं। इट गेव द वे टू द राइज ऑफ द नेशन स्टेट। जोग्राफिकल डिस्कवरीज होती हैं। जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने की वजह से नए नए रूट्स पता चलने लगते हैं, तो इससे धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगता है। व्यापार बढ़ने के साथ ही बड़े बड़े शहर बनने लगते हैं। बड़े शहर बनने से राइज नेशनल इनकम जो है वो बढ़ने लगती है। इसकी वजह से ट्रेड वगैरह की ग्रोथ की वजह से नेशनल इनकम बढ़ती है, और जिसकी वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसमें सुधार आने लगता है। तो इस तरीके से एक एमर्ज होती है एक नई क्लास, दैट इज़ द मिडिल क्लास, जो कि प्रोमिनेंस में आती है। रिफॉर्मेशन, नाउ दिस वाज अ टाइम जबकि चर्चेज़ के अंदर काफ़ी इवल्स एंड अब्यूजेस करप्ट हो जाते हैं। तो ये जो रिफॉर्मेशन है ये एक मूवमेंट है अगेंस्ट दोज इवल्स, उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस वक्त जो क्रिश्चियंस थे यूरोप में वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। प्रोटेस्टेंट जो कि पोप की अथॉरिटी के खिलाफ है, रोमन कैथोलिक चर्चेज़ के खिलाफ हैं, जो इवल प्रैक्टिसेस उनमें करप्ट उनके खिलाफ है, एंड द अदर वन द कैथोलिक चर्चेज़ जो लॉयल रहेंगे रोमन कैथोलिक चर्चेज़ को लेकर। नाउ कैथोलिक रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है जर्मनी से 1517 में, जब मार्टिन लूथर एक मॉन्क होते हैं। वो मॉन्क ऑगस्टाइन, व्हेन मार्टिन लूथर अ मॉन्क ऑगस्टाइन प्रपोजेस 95 थीसिस और स्टेटमेंट्स।
ही रिजेक्टेड, जो ये ल्यूथर थे ये रिजेक्ट कर देते हैं एंटायर सिस्टम जो हायरार्की का कैथोलिक चर्चेस में होता है उसको, और इंट्रोड्यूस करते हैं जर्मन एज अ लैंग्वेज ऑफ द चर्च सर्विसेज। अबॉलिश कर दें स्पेशल, ये चाहते होते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है प्रीस्ट वगैरह को, वो अबॉलिश होना चाहिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। और इनका जो उद्देश्य था वो यहाँ पे जो है फोकस है फेथ रैदर देन ऑल पिलग्रिमेजेस। जर्मन रूलर और कॉमन पीपल जो जर्मनी के होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ल्यूथर को। जो रूलर है वो इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि वो फेडअप हो चुके हैं जो अथॉरिटी है पोप की, उससे जो भी वेल्थ मोनेस्ट्रीज में इकट्ठी है वो खुद के पास चाहते हैं रूलर्स। और पीपल भी सपोर्ट करते हैं ल्यूथर को, एंड पीपल भी सपोर्ट करते हैं ल्यूथर को क्योंकि वो चाहते हैं मोर फ्रीडम फ्रॉम देयर रूलर्स। एज अ रिज़ल्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी उभर के सामने आती है, दैट इज़ प्रोटेस्टेंटिज्म जो था वो क्रिएट होता है। द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो था वो सूनर दूसरे पार्ट जो यूरोप के होते हैं वहाँ पे भी स्प्रेड हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को लीड किया था ज्विंगली ने एंड जॉन कैल्विन ने। Religious sects similar to Calvinists were called Puritans in England and America, Presbyterians in Scotland, Huguenots in France. Now, meaning of Reformation क्या था? So, in course of time, many abuses crept in church. So, Reformation was a protest against certain practices of Roman Catholic Church and attempt to remove evils. समय के साथ साथ बहुत सारे जो अब्यूज़र्स थे वो चर्च में आ जाते हैं, तो रिफॉर्मेशन एक मोमेंट था, एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट उन्हीं प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ जो रोमन कैथोलिक चर्च में आ जाती हैं, उन इविल्स को रिमूव करने के लिए एक मोमेंट था ये। एज इट टर्न आउट द रिफॉर्मर्स एंड प्रोटेस्टर्स सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च एंड स्टार्टेड न्यू प्रोटेस्टेंट चर्चेस। जो क्रिश्चियंस थे यूरोप में इस वक्त डिवाइड होंगे दो मेजर ग्रुप में, प्रोटेस्टेंट जो कि रोज़ करते हैं अगेंस्ट पोप अथॉरिटी एंड मोनोपोली ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ होते हैं प्रोटेस्टेंट्स, एंड जो कैथोलिक्स हैं वो लॉयल रहते हैं टू द रोमन कैथोलिक चर्चेस। अब देखते हैं क्या कॉजेज़ थे रिफॉर्मेशन के, इसकी शुरुआत क्यों होती है, कैसे बिगनिंग होती है इसकी। तो विद द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, चर्चेज़ के अंदर अब बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी हो रही है एंड वर्ल्डली पावर, मतलब उनका जो फोकस है चर्चेज़ का वो शिफ्ट हो गया है। नाउ वेल्थ एंड वर्ल्डली पावर फोकस है इनका। क्लर्गी जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ जो उनकी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं एंड एनग्रॉस्ड होते जा रहे हैं वर्ल्डली परस्यूट्स में। तो बहुत सारे इविल अब्यूसेस जो है इस वक्त चर्च में आने जो है स्टार्ट हो गए हैं आना। मेनी अब्यूसेस एंड इविल प्रैक्टिसेस ग्रू इन द चर्च। नेक्स्ट जो कारण था इसकी शुरू होने का वो था साइमनी। साइमनी क्या होता था, जो क्लैरिकल ऑफिसर्स थे अब वो जो थे वो सेल कर दिए जाते थे मनी के लिए, पैसे में बेच दिए जाते थे ऑफिसर्स, इंस्टेड ऑफ फिलिंग देम विद द वर्दी मैन। तो वर्दी मैन का कॉन्सेप्ट तो चला गया था, अब दे सोल्ड दीज पोस्ट, सो दैट वाज साइमनी। नेक्स्ट था प्लूरलिटी। प्लूरलिटी का मतलब क्या था, एक ऑब्नोशियस प्रैक्टिस जिसमें कि क्लर्गी मैन कुड होल्ड, एक से ज़्यादा पोस्ट होल्ड करने लगे थे क्लर्गी मैन। दीज क्लर्गी मैन बिहेव लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह एक्ट करने लगे थे और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नेक्स्ट, लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस। लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस क्या था कि जो लोग थे अब चर्चेज़ ये कहने लगे थे आपने सिन किया है, क्राइम किया है, तो आप मनी दे दीजिए और लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस ले लीजिए, आप अपने सिन और क्राइम से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्लर्गी मैन थे, एवरी स्टेट वाज रिक्वायर्ड एंड येस ऑल्सो अ क्लर्गी मैन ऑफ एवरी स्टेट वाज रिक्वायर्ड टू पे हिज फर्स्ट ईयर इनकम। पोप को देनी पड़ती थी उनको एज एनेट्स और द फर्स्ट फ्रूट इवन, एंड द पोप स्टार्टेड सेलिंग वेरियस काइंड ऑफ पार्डन सर्टिफिकेट बेचने लगे थे, इंडल्जेंसेज, एब्सोल्यूशंस, डिस्पेंसेशंस, जिससे इन सब का ये वो था इंडल्जेंसेज, एब्सोल्यूशन, डिस्पेंसेशन, ये जो सर्टिफिकेट्स थे कि ये लोगों को बोलते थे कि आप अपने सिन से मुक्त हो जाएंगे, आप अपना जो है क्राइम और फायर ऑफ हेल से मुक्त हो जाएंगे, आप बस पे कर दो और ये सर्टिफिकेट्स ले लो। सो चर्च जो थे इनफैक्ट वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो चुके थे। मूवमेंट अगेंस्ट लेटर ऑफ इंडल्जेंस जो था वो लीड किया था मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट, इरास्मस जो थे रेनेसेंस स्कॉलर थे फ्रॉम हॉलैंड से, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया क्लर्गी को और ब्लाइंड फेथ ऑफ पीपल को। इन्होंने कहा ही प्लीडेड कि सिंपल जो टीचिंग जो जीसस क्राइस्ट की थी वो वापस लाई जाए एंड वांटेड टू रिफॉर्म द चर्च, को रिफॉर्म करना चाहते थे। नेक्स्ट जो कारण था इसका, रेनेसेंस जो था उसकी वजह से स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ गया था लोगों में, क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप हुआ था लोगों में एंड जिसकी वजह से उनका जो आउटलुक था, मेंटल आउटलुक था मैन का, वो चेंज हुआ था।
अब जो था इट एनकरेज ओरिजिनल इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जो था वो इनक्रेज किया जा रहा था साइंटिफिक लाइंस पे. पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द पोप एंड क्रिटिसाइज करने लगे थे करप्ट प्रैक्टिसेस रिचुअल्स जो कि एंड द इमोरल लाइफ ऑफ द क्लर्गी. Then Pope himself thought himself to be representative of God on the earth, hence frequently interfere किया करते थे in the internal affairs of the state, much to the dislike of the ruler and the people. इंटरफेरेंस जो पोप का रहता था पॉलिटिकल अफेयर्स में ऑफ डिफरेंट स्टेट वो अपोज किया जा रहा था किंग्स के द्वारा एंड जो लोग थे उनके द्वारा. दे बिकेम एंटी पोप. जो रूलर्स थे वेरियस यूरोपियन नेशन के जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड एंड मैनी ऑफ देयर सब्जेक्ट अब वो रिगार्ड करने लगे थे पोप को एज एन आउटसाइडर एंड ऑब्जेक्टेड टू द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल चर्च का जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ थे, ऑब्जेक्ट करे थे उसको. और एक नेशनल दे वांटेड अ नेशनल चर्च फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पोप. नेशनल चर्च जो है वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द फॉरेन पोप, ये वो चाहते थे. The Pope tried to exert their authority, but King, in combination with the people, overthrew the power of the Pope and made their national churches independent of his authority. नेक्स्ट कारण ये था कि हैवी रिलीजियस टैक्सेशन की वजह से जो ग्रोइंग कैपिटलिस्ट क्लास थी, पीजेंट्री थी, बर्शा एंड एरिस्टोक्रेसी, वो एलिनेट हो गए थे. एंड सर्टन प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स encourage economic individualism and contested restriction that the clergymen had imposed upon the commercial pursuits. नेक्स्ट कॉज बनता है बेबीलोनियन कैप्टिविटी. यहाँ पे इलेक्शन के साथ क्लेमेंट फिफ्थ के जो पेपेसी था दैट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द फ्रेंच. पेपेसी का मतलब होता है जो ऑफिस ऑफ द पोप था. जो ऑफिस ऑफ द पोप था रोम से शिफ्ट हो जाता है फ्रांस में, फ्रेंच हैंड्स में आ जाता है. जो सीट ऑफ द चर्च होती है वो मूव करती है फ्रॉम रोम टू एविग्नॉन इन द फ्रांस. इसकी वजह से अब जो चर्चेस थे नाउ इसकी वजह से इस इवेंट की वजह से जो चर्च था नाउ डोमिनेटेड बाय द फ्रेंच के द्वारा डोमिनेट किया जाने लगा. तो वाई शुड इंग्लिश एंड स्पेनिश सबमिट टू फ्रेंच पोप, ये थॉट आता है बाकी जो नेशंस उनमें कि इंग्लिश स्पेनिश पीपल जो है वो क्यों सबमिट करें फ्रेंच पोप के अंडर. एंड नेशनल गवर्नमेंट ऑल ओवर यूरोप पास कर देती है लॉज कि वो लिमिट करें और इन सम केसेस प्रिवेंट करें पेपल इंटरवेंशन इन दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट. वो अपने रिसोर्सेज क्यों फ्रेंच पोप को दें. तो दैट वाज द बेबीलोनियन कैप्टिविटी. सो बेबीलोनियन कैप्टिविटी जो था दिस वाज बिटवीन 1305 एंड 1378. ग्रेट कैटास्ट्रॉफ ओवरवेल्म्ड द पेप्सी. With the election of Clement V, the papacy fell into the hands of French, and the seat of the church was moved from Rome to Avignon in France. Due to this event, the church came to be dominated by the French. And why should English or Spanish submit to French Pope? National government all over Europe passed over law to limit or in some cases to prevent papal intervention in the affairs of the state. Next कारण बनता है the Great Western Schism. This was after emerging from Babylonian captivity के बाद the another problem जो confront करती है in ensuing confusion. Two popes were elected. एक तो फ्रेंच इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर ही रहे थे और दूसरे इटालियन इंटरेस्ट को कर रहे थे. द चर्च वॉज सपोजिटली अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बाय क्राइस्ट with the Pope as a successor on earth, so people lost respect for the institution. यहाँ पे दो वो जो होते हैं इलेक्ट कर लिए जाते हैं, वन रिप्रेजेंटिंग फ्रेंच इंटरेस्ट, द अदर रिप्रेजेंटिंग द इटालियन इंटरेस्ट. जबकि होना ये था कि चर्च एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होनी थी जो कि इस्टेब्लिश की गई थी क्राइस्ट के द्वारा, और पोप एज अ सक्सेसर ऑन अर्थ. सो विथ ऑल दीज इवेंट्स जो लोग थे वो जो रिस्पेक्ट था इंस्टीट्यूशन में वो खो देते हैं. नाउ हाउ इट बिगिन. रिफॉर्मेशन की शुरुआत होती कैसे है. जो वाई रिफॉर्मेशन जर्मनी में ही क्यों स्टार्ट होता है, जैसे हमने देखा था रेनेसा इटली में स्टार्ट हुआ, तो रिफॉर्मेशन जो था वो जर्मनी से स्टार्ट होता है, मार्टिन लूथर लीड करते हैं. तो क्या कंडीशंस बनती हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं. तो पॉलिटिकल कंडीशन जो थी जर्मनी की वो फेवरेबल थी. यहाँ पे जो पोजीशन होती है एम्परर की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एम्परर, और जो डिसकंटेंटमेंट था वो लोगों के अंदर बढ़ रहा था अगेंस्ट द पोप इन जर्मनी. पहला तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि एम्परर स्ट्रॉन्ग नहीं है. दूसरा डिसकंटेंटमेंट बढ़ता जा रहा है जर्मनी के अंदर अगेंस्ट द पोप. ह्यूमैनिज्म जो हमने पढ़ा था
ह्यूमैनिज्म फ्लरिश होने लगता है जर्मनी में, कि मतलब ह्यूमन जो था वो सेंटर हो, ह्यूमन की ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनते हैं, फोकस बनते हैं। तो ह्यूमैनिज्म जो था वो फ्लरिश होने लगा जर्मनी में। जर्मन्स लैक करते थे एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो कि एड कर सकती थी चर्च को इन कैरिंग आउट द डिक्रीज। तो ये भी कारण बनता है, जर्मन लैक a strong centralized government to aid the churches in carrying out decrees. It was a home of Martin Luther, dynamic critic of church, Germany. Several German princes जो थे itching for civil war and they eyed the work of Luther a good excuse. Nobles and peasant also support करे थे Luther. It was not just that the princes supporting the Luther, सिर्फ यही नहीं था कि princes civil war की तरफ वो चाह रहे थे, लेकिन जो आम जनता पीजेंट थे वो भी लूथर को सपोर्ट कर रहे थे, नोबल्स भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारे जो थे इट वाज लीडिंग टू द बिगनिंग ऑफ दिस रिफॉर्मेशन। देन वी केम अक्रॉस टू दैट पीस टर्म, दैट इज़ पीस ऑफ ऑगस्टबर्ग, 1555 में होता है। इसमें क्या था कि जो हॉस्टैलिटीज़ थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में, प्रोटेस्टेंट स्टेट्स के बीच में ब्रोक आउट होती है, बट पीस को टेम्परेली रेस्टोर किया जाता है इस पीस ऑफ ऑगस्टबर्ग के थ्रू। इसमें ये था, अकॉर्डिंग टू दिस पीस ऑफ ऑगस्टबर्ग ईच प्रिंस माइट डिक्टेट द रिलीजन ही विश्ड हिज सब्जेक्ट्स टू हैव, प्रोवाइडेड दैट इट वाज ईदर ल्यूथरनिज्म और रोमन कैथोलिक्स। तो इस दे दिया गया था इस बात की फ्रीडम की जो भी प्रिंसेस है, जो भी वो चाहता है डिक्टेट करना, जो भी रिलीजन को, ल्यूथरिज्म को चाहते हैं चाहे रोमन कैथोलिक्स को, अपने सब्जेक्ट्स पे लागू कर सकते हैं। एंड ल्यूथरिज्म वाज रिकग्नाइज्ड, ल्यूथरिज्म को इसमें रिकग्नाइज किया गया था एंड इट्स राइट्स डिफाइन किए गए थे। ल्यूथरिज्म जो था वो दूसरी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुआ। अदर देन ल्यूथरन्स के अलावा दो और बड़े ग्रुप्स डेवलप होते हैं, दैट वाज द कैल्विनिस्ट एंड एंग्लिकन्स। जो फाउंडेशन होती है फॉर द राइज ऑफ कैल्विनिज्म की जो फाउंडेशन रखी थी वो लीड की थी ज्विंगली ने। ही जो ज्विंगली थे वो प्रीच किया करते थे अगेंस्ट फास्टिंग, सेलिब्रेसी ऑफ द क्लर्गी एंड वेनरेशन ऑफ दीज सेंट्स। ही इंसिस्टेड मोर स्ट्रांगली दैन ल्यूथर ऑन सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ बाइबल। ल्यूथर से ज़्यादा स्ट्रांगली जो इनका फोकस था, जो कैल्विनिस्ट थे, जो उनका फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ कैल्विनिज्म वाज लेड बाय ज्विंगली एंड ही इंसिस्टेड मोर स्ट्रांगली देन ल्यूथर ऑन सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ बाइबल की सुप्रीम अथॉरिटी पे जोर दिया था इन्होंने, more than that of Luther, and diverged radically from the service in the Catholic Church. His work was renowned by Calvin with more aggressiveness. Calvinism जो था फिर धीरे धीरे स्प्रेड हो गया फ्रांस में, नीदरलैंड, जर्मनी एंड हंगरी एक्सेट्रा। Anglicanism was another form adopted by the third large group of Protestant sects. It became faith and order of the established Church of England and the Protestant Episcopal Church in USA, and from it originated the Methodist Church. In many respects जो एंग्लिसिज्म था वो ज़्यादा कंजर्वेटिव और इवोल्यूशनरी था दैन ल्यूथरनिज्म और कैल्विनिज्म के कंपैरिजन में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी सेवेंथ ऑफ ट्यूडर डायनास्टी कुछ डिफरेंसेस अरोज होते हैं बिटवीन द कैथोलिक चर्च और किंग के बीच में। देन लेकिन इट वाज नॉट अंटिल द रेन ऑफ हेनरी एट दैट अ डेफिनेट ब्रेक केम। हेनरी एट डिक्लेयर करते हैं खुद को हेड ऑफ द चर्च व्हेन पोप रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू डिवोर्स हिज वाइफ कैथरीन। हिज रेन वॉज फॉलोड बाय लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में जो था कॉन्फ्लिक्ट चलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेनरी एट। 1559 Queen Elizabeth I established the Church of England as official church. Next is what was the significance, क्या रहता है इस रिफॉर्मेशन का। तो जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफ शूट थी इस रिफॉर्मेशन की वो थी काउंटर रिफॉर्मेशन एंड कैथोलिक रिफॉर्मेशन एज अपोज टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट वॉज द काउंसिल ऑफ ट्रेंट। काउंसिल ऑफ ट्रेंट क्या था, काउंसिल समन की गई थी बाय द चर्च एट ट्रेंट नॉर्दर्न इटली में रिफॉर्म्स लाने के लिए, अर्नेस्टली अंडरटुक टू रिमूव सम ऑफ द मोस्ट ग्लेयरिंग अब्यूजेस। दिस काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो कन्वीन की गई थी वो इसलिए की गई थी टू ब्रिंग अबाउट द रिफॉर्म्स लाने थे, जो अब्यूजेस आ गए थे चर्च में उसको जो था हटाने थे एंड रेस्टोर द यूनिटी इन द चर्च। The representative affirmed the main points in Catholic theology but condemned the sale of church offices and demanded that the clergy adhere more strictly to duties। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या अफर्म किया था, मेन पॉइंट जो कैथोलिक थियोलॉजी की थी उसको तो माना था
और कंडेम किया था जो ऑफिसेज बेचे जा रहे थे, चर्च ऑफिसेज जो सेल किए जा रहे थे उसके उन्होंने कंडेम किया था रिप्रेजेंटेटिव ने, और डिमांड किया था कि जो क्लर्गी है वो डेयर करे अपनी ड्यूटी से। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस रिफॉर्मेशन का था, अ नंबर ऑफ ऑर्डर वॉज स्टैब्लिश किए गए थे, लाइक द सोसाइटी ऑफ द जीसस फाउंडेड बाय इग्नेशियन लोयला वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। दे सॉट टू एनहेंस, और ये सब जो ऑर्डर स्टैब्लिश किए गए थे, दे सॉट, इनका उद्देश्य क्या था, टू एनहेंस द पावर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल और मिशनरी वर्क के थ्रू जो भी पावर है रोमन कैथोलिक चर्च वो बढ़ाई जाए। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस जो था वो था यूनिटी ऑफ क्राइस्टम एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ द चर्च, वो नाउ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट हो गए थे। जो यूनिवर्सैलिटी ऑफ द चर्च का कंसेप्ट था वो थिंग ऑफ पास्ट थे। नाउ यूनिफॉर्मिटी जो डॉक्ट्राइंस में थी, डॉगमास एंड रिचुअल, वो भी एंड हो चुके थे। नेक्स्ट वॉज अ स्प्लिट होता है चर्च के अंदर इनटू द प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिसिज्म में। ये दो ग्रुप जो है ब्रोक, फिर इनके बाद फर्दर डिवीजन इनका होगा अमंग द वेरियस ऑर्डर्स में। नेक्स्ट वॉज नेशनल चर्च वॉज सेटअप इन कंट्रीज़ में। अब नेशनल चर्चेज, जो पहले यूनिवर्सल चर्च का कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट नेशनल चर्चेज आने लगे, वह सेटअप किए जाने लगे कंट्रीज़ में विद देयर, जिनके अपने डॉक्ट्राइंस थे, प्रिंसिपल्स थे और सैक्रामेंट्स थे। दी हेड ऑफ दीज चर्चेज जो होते थे, जो नेशनल चर्चेज के हेड बनाए जाते थे, वो रूलर्स ही होते थे उस कंट्री के, ना कि पोप होते थे। एंड लास्टली जो राइवलरीज थी, जो दो ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस, जो दो ग्रुप्स में बट गए थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, इनमें अब जो था वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कैथोलिक इंक्विजिशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोटेस्टेंट्स को मारने लगते हैं एंड दे वर बर्न्ड अलाइव एट द स्टेक। तो मैरी ट्यूडर जो इंग्लैंड के थे, उन्हें ब्लडी मैरी कहा गया हिस्ट्री में बिकॉज ऑफ हर ब्लडी डीड्स ऑफ परसिक्यूटिंग द प्रोटेस्टेंट्स को, क्योंकि उन्होंने परसिक्यूट किया था। The Protestant too did not follow policy of religious toleration towards Catholics, so a lot of differences between the two orders crept in.